सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अधिकतर मैरिजेस में जब देखिए मैरिज जब अच्छा चलता है तो सब कुछ अच्छा रहता है, बट देन मैरिजेस में जब दरार पड़ती है, छोटी छोटी दरारें जब पड़ती है ना, यही छोटी छोटी दरारें जब बड़ी दरार में कन्वर्ट हो जाती है तो वो आगे चलकर डिवोर्स का रूप ले रहता है दोस्तों। और आज आप मानोगे नहीं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स होने का कारण है इनडिफरेंस, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द कपल। पैसों को लेकर जो एटीट्यूड रहता है ना, जब इसमें हस्बैंड एंड वाइफ मेल नहीं खाते हैं तो वो रिलेशन फिर टूटने के कगार तक पहुंच जाता है और फिर आगे रिजल्ट आता है कि दे हैव कॉल्ड फॉर डिवोर्स। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। यस, रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आज जो मैं स्टेप्स देने वाला हूँ ना आपको, इसको ध्यान से सुनिए और आप दोनों को, जी हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर इसको सुलझाना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक सॉल्व करे, या आप दोनों को मिलकर सॉल्व करना है। सो आज के इस वीडियो में मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप ऐसे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू हैप्पीनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सिंपल स्टेप यहाँ पे दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ वो है आइडेंटिफाई द इरिटेंट। क्यों हो रहा है झगड़ा, क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे का। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे के रीजंस को पता लगाओगे ना, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं जान पाओगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण क्या। बिकॉज जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना तो हम कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, हम बीती सारी पुरानी बातों को निकाल कर उसको खुरेदना चालू करते हैं, तो बहुत सारा इस यहाँ पे हम उसको मेस कर देते टोटली, और फिर देखिए उससे झगड़े सुलझते हैं, उससे झगड़े बढ़ते हैं। तो एज अ कपल आपको बैठकर पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, और वो झगड़े होने की वजह से लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, अगर मान के चलते आपके स्पाउस द्वारा आपको ये प्रेशर आ रहा है कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, हाँ आपका इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल सही नहीं है, जब देखो एफडी में डालते हो, यहाँ वहाँ डालते रहते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, सेंस नहीं है, तो ये चीज़ को लेकर जब आप आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको उनको समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, आपके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। हाँ, जब आप उनको बताते हो कि इसका पर्पस क्या है तो वो फिर बाद में उसको समझना चालू करेंगे। और दूसरा, अगर मैं उदाहरण दूँ, जैसे कि हस्बैंड्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहते व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दे डोंट शेयर मच डिटेल्स टू देयर वाइफ्स। सो इन दैट केस हम वाइफ्स को क्या करना चाहिए मालूम है, उनको स्ट्रेट अवे उनको यही क्वेश्चन करना चाहिए कि आज आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं बट आप मुझे नहीं बता रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर नॉट देयर, लेट्स से इफ टुमारो यू आर नॉट देयर, क्या होगा फिर। हाँ, जब आप उनको ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना तो स्ट्रेट अवे उनको रियलाइजेशन होगी कि ये चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर वो आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो इस तरीके से जब आप उसको हैंडल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या और उसके सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरा सोल्यूशन है, दूसरा स्टेप है टॉक टॉक टॉक। जब आपने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है कि झगड़ों के कारण क्या है, और वो नहीं रोका जाएगा तो उसका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब आपने ये फिगर आउट कर लिया है ना, तो अब आप डिस्कस कीजिए कि आप इसको किस तरीके से चैनलाइज करेंगे। मतलब जैसे कि अगर आप अपने स्पाउस के इम्पल्सिव बाइंग को लेकर ना, एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग को लेकर परेशान हो, तो उस केस में आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर ये पैसा सेव नहीं किया जाता है तो उसके लॉन्ग टर्म में, मतलब जस्ट इन केस अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के पीछे सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो अगर आपने अभी तक उस डायरेक्शन में अपनी दिशा सेट नहीं की है ना, देखिए जब तक दिशा सेट नहीं होगी ना तो दशा बिल्कुल सही नहीं होगी। तो दिशा पहले सेट करना ज़रूरी है, गोल सेट करना ज़रूरी है, और तब जाके ऑटोमेटिकली दशा भी सही हो जाती है, मतलब हमारा बिहेवियर भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करनी है और फाइनल कंक्लूजन पे आना है, फाइनल एग्रीमेंट पे आना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आना है कि हस्बैंड अपने इनकम का इतना परसेंटेज बचाएंगे और वाइफ अपने इनकम का इतना परसेंटेज बचाएंगे। तो इस तरीके से जब आप कॉमन गोल्स पे काम करना चालू करेंगे, जब कॉमन गोल्स आप सेट करके उस पर काम करना चालू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो इंपल्सिव बाइंग का हमने एग्जांपल लिया तो ऑटोमेटिकली कम 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 होते जा रहे हैं, बिकॉज नाउ यू हैव अ गोल, राइट। तो इसको इस तरीके से मैनेज करने से, गोल सेट करने से आप देखोगे कि अब आप
ज़्यादा सेव भी कर पा रहे और ऑटोमेटिकली स्पेंड्स भी आपके कम हो चुके हैं। स्टेप 3 है स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। देखिए, जैसे सांप का काट नेवला होता है, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन का काट होता है डिसिप्लिन। जब आप दोनों को ये पता चल गया है कि अब तक आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे थे और उस मिस्टेक्स को कैसे आप सुलझा सकते हो, आप इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल, जैसे कि मैंने कहा और मेरे काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं चर्चा करता हूँ, जहाँ पे कपल्स के पास गोल्स नहीं होते ना, फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते ना, तो वो लोग बाय एक्सीडेंट ही फंक्शन करते हैं। और एक्सीडेंट से फंक्शन करने वाले लोग कि कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक डिस्ट्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल गोल्स बनाने पड़ेंगे और उस डायरेक्शन में आपको स्टेप्स लेते रहने पड़ेंगे, कंटिन्यूसली रिचुअलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट करते रहनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करती रहनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा मालूम है, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा। देखिए, जब आप अपने इनकम में से 50% अपने EMI और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और बाकी सारी चीज़ों के लिए स्पेंड करते हैं ना, तो बाकी जो 30% बच रहा है ना, पहले उसको इन्वेस्ट कर दो, पहले उसको बाजू में निकाल के इन्वेस्ट कर दो। बाकी जो 20% बचेगा फिर लास्ट में उसको आप इमरजेंसी एक्सपेंसेस और लीजर एक्सपेंसेस के लिए रखो। मतलब इस तरीके से 50-30-20 का जब आप रूल फॉलो करते हो ना, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इम्पल्स बाइंग का हो, हाँ, या फिर अगर ट्रांसपेरेंसी की बात हो तो फिर उसको ऑटोमेट करके आप एक कॉमन अकाउंट रख कर दोनों भी उस तरीके से अपने कंट्रीब्यूशंस को उस कॉमन अकाउंट में डालकर फंक्शन कर सकते। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर किसी तरीके का कोई फिर हिडन ट्रांजैक्शन की बात नहीं आएगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो मतलब देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है सेटिंग अ गोल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, सेट अ गोल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू विल सी द रिजल्ट्स। दोस्तों, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो ऐसा हो सकता है कि देखिए, कुछ केसेस में मैं देखता हूँ कि किसी एक मतलब हस्बैंड या वाइफ, उनमें अगर किसी की भी बहुत ज़्यादा रिजिडनेस है किसी चीज़ को लेकर। अभी जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई गोल के लिए सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लॉन्ग टर्म गोल है, रिटायरमेंट हो गया है, बच्चों की पढ़ाई या शादी के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सेविंग्स करनी है, और मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपको इक्विटी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इक्विटी में इन्वेस्ट करने से आपकी रिटर्न अर्न करने की पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में अगर लेट्स से उनकी बहुत रिजिडनेस है, रिलक्टेंस है उसमें इक्विटी में इन्वेस्ट करने की, तो इसके पीछे का कारण क्या है ये पहले पता लगाना ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभार अगर हम इग्नोरेंट रहते हैं, इक्विटी को नहीं समझ पाते, तो उसको तो रिजॉल्व किया जा सकता है। बट देन जब कोई डीप रूटेड कंडीशनिंग या साइकोलॉजिकल इशू रहते हैं, तो उसको प्रोबेबली फाइनेंशियल प्लानर एड्रेस नहीं कर सकता, फिर उसको हम किसी साइकेट्रिस्ट से बात करके रिजॉल्व करके ले सकते हैं। मतलब मेरा यहाँ पे कहने का जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं ना, तो वहाँ पर प्रोबेबली एक फाइनेंशियल प्लानर मदद नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक साइकियाट्रिस्ट आपको कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मैंने ये कपल केस किया था, तो इसमें जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। उनके हस्बैंड के कहने के बावजूद भी वो नहीं कर रहे थे। मैंने तो मेरा सजेशन दिया, बट देन उस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब आगे बातचीत हुई तो ये पता चला कि उनके बचपन से जब वो छोटे थे तो उनके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर्स में पैसे डालते थे बिना किसी नॉलेज के, ना फंडामेंटल रिसर्च करते थे। दूसरों के बातों पे आकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स यहाँ वहाँ पैसे डाल के रख दिया और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और उस वजह से उनके पेरेंट्स को भी सेपरेट होना पड़ा। तो बहुत डीप रूटेड यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इशू थी, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग फियर क्रिएट हो गया था इक्विटी की तरफ कि अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो स्ट्रेट मतलब इट्स अ डायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग योरसेल्फ टोटली बैंकक्रप्ट और मतलब आप बर्बाद हो जाओगे। ये उन्होंने एक थॉट प्रोसेस बना के रखी थी। अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ना हस्बैंड कर पा रहे थे ना मैं कर पा रहा था। तो ऐसे केस में यू नीड टू एक्चुअली टेक सपोर्ट ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट हु कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड टू ओवरकम फ्रॉम दैट थिंग। सो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई इश्यूज़ है तो उस चीज़ को भी एड्रेस तुरंत करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ठीक है इनका एटीट्यूड ही ऐसा, लेट इट बी लाइक दैट। नहीं, ऐसा मत सोचिए, बिकॉज जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपका नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में जो एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी था वो आप गवा दोगे।
तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जो भी मेरे लेवल पर मैं अगर प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूँ तो मैं करता हूँ, बट देन ऐसे सारे चैलेंजेस आते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम थ्रू अ प्रोफेशनल लाइक अ साइकेट्रिस्ट. सो इन सच अ केस माई फ्रेंड्स, आप आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम क्या है, सोच विचार कीजिए उस पर कैसे आप एक्शन ले सकते हैं, एंड देन वंस यू नो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर इट, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. सो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए ऐसे सारे कपल्स को जहाँ पर फाइनेंशियल इंडिफरेंसेस है, और आगे चलकर अगर आपने देर कर दिया ना शेयर करने में तो फिर प्रोबेबली वो आगे और बहुत बड़ा रूप ले सकता है, जो मैंने कहा डिवोर्स का. तो आप ही बचा सकते हो ऐसे सारे कपल्स को. आज ही शेयर कीजिए, अभी शेयर कीजिए ऐसे सारे कपल्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और मैं ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊँ. सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. आज के लिए इतना ही. दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी. जय हिंद.